और मैं हूँ आपके साथ पूजा। अक्सर जब हमें ऐसा कोई अवसर मिलता है, कोई मौका मिलता है, तो हम ज़रूर ये कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे कलाकारों को जो समाज में लगातार जागृति फैलाने की कोशिश करते हैं, अपनी आवाज़ को एक बुलंदी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उस बुलंदी के पीछे बाबा साहेब, रमाई और जितने भी ऐसे जो पुरोधा रहे हैं इतिहास में, उनको वो समाज से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उनसे हम आपको रूबरू कराते रहते हैं और इस वक्त ऐसी ही एक हस्ती मेरे साथ हैं, डॉक्टर रत्ना पानवेकर। तो सबसे पहले तो आपको बहुत स्वागत है और बहुजन टीवी पर। आपका जो गाना है मेरी माँ रमाई, वो बहुत लोगों ने पसंद किया, लोग बहुत सुन रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है आपको। लेकिन रत्ना जी, बहुत कम ऐसे सिंगरों को मैं जानती हूँ जिनके नाम के पीछे डॉक्टर लगा हो, डॉक्टर रत्ना। तो ये जो स्टोरी है कि एक पीएचडी होल्डर हैं आप, आपने इतनी पढ़ाई की है, उसके बाद ये सिंगिंग तक का सफ़र। तो पहले आप अपने एजुकेशनल जो आपका क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताइए। ओके। मैंने तो मतलब फिजिक्स में पीएचडी किया है एंड अभी मैं साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई में, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन मुंबई, तो उसमें मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ 2008 से। एंड औरंगाबाद से पीएचडी किया है मैंने एंड मैं मिलिंग कॉलेज ऑफ साइंस की स्टूडेंट हूँ। तो मिलिंग कॉलेज ऑफ साइंस और पीपल एजुकेशन और नागसेन वन परिसर, यही एक इंस्पिरेशन है सभी के लिए। मतलब उस मिट्टी में एडमिशन लेना, और मैं बहुत कम परसेंटेज था मुझे 10th स्टैंडर्ड में। एंड मिलिंग कॉलेज ऑफ साइंस एक ऐसा कॉलेज है कि जो मतलब मेरी एलिजिबिलिटी थी जहाँ पे मुझे साइंस में एडमिशन ले लूँ। तो बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे। मतलब उस मिट्टी से जाती थी तो ऐसा लगता था बाबा साहब कभी यहाँ से गए होंगे, बाबा साहब कभी यहाँ पे बैठे होंगे। तो मतलब वो बहुत इंस्पिरेशन मिला। तो ऐसे करते करते मेरा पीएचडी तक का सफ़र हो गया। फिर इधर आके मैं साबू सिद्दीक में जॉब करने लगी एंड बाद में फिर मोमेंट से तो मैं पहले से जुड़ी हुई थी। मतलब स्टूडेंट जब से थी तब से घर में वैसे माहौल ही था, पूरा मोमेंट वाला माहौल था। तो ये जो म्यूज़िक है, गाना है, तो गाने से ज़्यादा प्रभावी कोई हो ही नहीं सकता। मतलब हम लोग एक भाषण जो होता है वो 100 बार हम लोग नहीं सुन सकते, लेकिन एक गाना हम लोग 100 टाइम्स सुन सकते हैं, 1000 बार, 100 साल तक सुन सकते हैं। जैसे कि नेहा जी का गाना है, आप लोगों ने सुना होगा कि वो यूपी में काबा, कितना प्रभावी गाना है और कितना मतलब सबके हालत टाइट कर दी थी उस गाने ने। बिल्कुल। तो गाना कितना प्रभावी है। और इसके पहले के हमारे भी जो महाकवि वामन दादा कर्डक है, जैसे कि प्रहलाद शिंदे हैं, उन्होंने घर घर तक, गांव गांव में जाके विदाउट किसी चीज़ की अपेक्षा करते हुए, किसी मान की, धन की, किसी के भी कोई भी चीज़ की अपेक्षा नहीं की, फिर भी ये मोमेंट गानों के थ्रू पहुँचाई। तो मुझे लगा कि ये गाना एक प्रभावी साधन है जो मैं अपने विचार, मतलब मैं लिखती भी हूँ, मैंने बहुत सारे गाने लिखे भी हैं और 1 बाय 1 मैं करते रहूँगी। तो मुझे लगा कि एक प्रभावी साधन है लोगों तक पहुंचाने का, और इसलिए मैंने चुना कि मोमेंट है, एक विचार है बाबा साहब का विचार कि मैं गानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं। तो मतलब आप जब अपनी पढ़ाई कर रही थी, आपने जब आप प्रोफेसर थी, आप बहुत एक लंबे अरसे से हैं, पढ़ा रही हैं बच्चों को। 2008 से हैं। तो इस पूरे समय के दौरान या कॉलेज में, स्कूल में, क्योंकि बाबा साहेब को भी म्यूज़िक बहुत पसंद था, म्यूज़िक का उनको बहुत शौक था। बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है कि वो म्यूज़िक से, फिल्मों से बहुत प्रभावित थे। तो आप कभी अपने कॉलेज टाइम में प्रभावित रही म्यूज़िक से? आपको कुछ म्यूज़िक पसंद रहा या फिर ये अचानक कल्टिवेट किया आपने? कॉलेज डेज में ऐसा नहीं। मतलब मैं जब स्टूडेंट थी और बचपन से 10th तक का मेरा बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट नीरोड से हूँ मैं, छोटा सा गांव है। तो वहाँ पे मतलब बहुत मेरे पिताजी खेत मजदूर से, मतलब मैं किसान की बेटी हूँ। तो हर 10th तक तो दूसरों के खेतों में मजदूरी करने के लिए मैं जाती थी। तो तब भी मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था कि ये मुझे गाना चाहिए या किसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। खाली स्कूल में जाना, स्कूल से आना और अपना पेट कैसे भरे, काम करना, ये सब। फिर औरंगाबाद में आके फिर वो मेरा दूसरा स्ट्रगल शुरू हो गया था। मतलब मैं जब गाँव से आई वहाँ पे, तो मुझे मराठी भी ठीक से बात करने को नहीं आता था, और मैं बोलूँ तो किसी से मैं क्या बोलूँ। तो अपने मतलब अपने इसमें मैं रहती थी, पढ़ाई में रहती थी, या किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। और गाने कभी कभी मैं सुन लेती थी, लेकिन मैं बहुत सोचती थी, मतलब बहुत सोचती थी बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के विचारों के बारे में। और कोटेशन एवरीडे
पढ़ती थी मैं उनके कोटेशन। और जो हाँ, और जो एक मराठी में एक चैप्टर था बाबा साहब का, विद्यार्थ्यानो जागृत हुआ, वो चैप्टर मैं एवरीडे पढ़ती थी ताकि मैं सेल्फ मोटिवेटेड बनूँ, मैं सेल्फ इंस्पायर्ड बनूँ। तो जो भी मतलब जो भी कुछ हो, गा रही हूँ, लिख रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, वो सिर्फ बाबा साहब तो मतलब उस दौरान जब आप पढ़ाई कर रही थी, उस दौरान आपके पास समय नहीं था कि आप इन सब चीज़ों पे जा सके। तो ये जो समय आपको मिला, ये अभी लॉकडाउन के पीरियड में मिला। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में यानी कि 1.5 से 2 सालों के दरमियान आपने सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन भी चुन लिया। राइट। और उसके बाद जिस तरीके से आपको प्यार मिल रहा है वो हम देख रहे हैं। तो क्योंकि अभी बाबा साहेब की जयंती है 14 अप्रैल को, और वो दिन कितनी धूमधाम से मनाया जाता है ये तो सभी जानते हैं, कितना लोग उनको प्यार करते हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ आपने लिखा है जो आप स्पेशली बाबा साहेब को डेडिकेट करना चाहें? मेरा जो पहला गाना है बाबा साहब का, जो मैंने सबसे पहले इसके पहले के पहले लास्ट टू लास्ट 6 दिसंबर के टाइम पे रिलीज़ हुआ था। ऐसे मैं सुबह सुबह उठी और मुझे लगा कि मैं कुछ तो एकदम शांत माहौल रहता सुबह सुबह का, और फिर जाके बैठ के गैलरी में और मैं सोचने लगी कि मैं कुछ तो लिखूं। फिर 6 दिसंबर का गाना मैंने लिखा, लिखते लिखते खुद रो रही, मेरा बट्टे बोल रहा है मैडम मम्मी तो क्यों रो रही है, पता नहीं ऐसे लिखी, और गाना बहुत ब्यूटीफुल बना और वो टी सीरीज से गाना रिलीज भी हुआ है। 6 दिसंबर का गाना है, लेकिन मैं वो गाना चाहूँगी बाबा साहब का। बिल्कुल। डोळे पानावले हृदय दाटून आले, डोळे पानावले हृदय दाटून आले, बाबा तुझ्या आठवणीने, बाबा तुझ्या आठवणीने माझे मन भरून आले। तो ये अभी भी आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो ये जो गाना है, मतलब ये कोई यकीन कर पाना मुश्किल है कि आपने इन कोविड पीरियड्स में, कोरोना के दौरान आपने गाना शुरू किया। शायद आपके भाव हैं मन के जो आपके आवाज़ में इतनी खूबसूरती के साथ निकल रहे हैं। तो ये आपका सबसे पहला गाना था जो आपने पहला गाना था यार, बहुत खूबसूरत। और उसके बाद आपने अभी जो रमाई को डेडिकेट किया है गाना, उसकी भी 2 लाइनें मैं चाहूंगी कि आप सुना दें। माता रमाई का था, मतलब बाबा साहब जो है वो माता रमाई के बिना, मतलब बाबा साहब जो नाम बना है माता रमाई के त्याग की वजह से, उनका जो समर्पण था, उनकी सहन शक्ति थी, उनका त्याग था। तो वो जब मैं पढ़ती थी, मतलब बुक्स पढ़ी वगैरह माता रमाई के, तो बहुत लगता था, और मुझे भी ऐसा खुद लगता था कि इतना सहनशील, इतना शांत हम बनना चाहिए माता रमाई के, जैसे कि उस टाइम पे उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है। बाबा साहब को किसी भी चीज़ की, मतलब उन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जब माता रमाई के डेथ हो जाते थे तो फिर भी बाबा साहब तक वो बात नहीं पता चलती थी कि वो चलने नहीं देती थी, सारी चीज़ें संभाल लेते थे। कि बाबा साहब का जो समाज परिवर्तन का जो उन्होंने एक लिया था, हाँ हाथ में लिया था, तो वो विचलित नहीं होना चाहिए था। मतलब माता रमाई का समाज के प्रति कितना प्यार था वो दिखता है। तो इसीलिए उस गाने में मैंने एक लाइन भी डाली है कि अगर बाबा साहब कलम है तो उस कलम की स्याही माता रमाई है। तो मैं वो गाना चाहूँगी। बिल्कुल। करुणा में सूरत त्याग की मूरत, करुणा में सूरत त्याग की मूरत, भीम के कलम की थी स्याही, भीम के कलम की थी स्याही, वो है मेरी माँ, मेरी माँ रमाई, वो है मेरी माँ, मेरी माँ रमाई। बहुत खूबसूरत। और इस गाने की तो एक एक लाइन इतनी मीनिंगफुल है। और जब आप लिखती हैं खुद से, तो क्योंकि आपका एजुकेशन है, आपने पढ़ा है, बाबा साहेब को पढ़ा है, आपने माता रमाबाई को उनके जीवन में, जैसा आपने कहा कि खुद बाबा साहेब कहते थे कि भीमा से
बाबा साहेब तक का सफर जो है, हाँ। वो अगर माता रमाबाई नहीं होती तो वो जिक्र भी किया है आपने, वो सफर पूरा नहीं होता। तो ऐसे गाने जो आप लिखती हैं अभी, क्योंकि जयंती है बाबा साहेब की, तो कोई ऐसा गाना जो अभी तक आपने लिखा हो और कहीं पहले रिलीज नहीं किया हो या आपके जहन में हो, जो बहुत करीब हो आपके, जो पहला गाना आपने सुनाया, उसके अलावा कोई हिंदी में स्पेशली? मैं बताना चाहूँगी कि ये साल ख़त्म होने के पहले एक मैं बाबा साहब का गाना मतलब हिंदी में बनाऊँगी। खुद मैंने कुछ आधा गाना मैंने लिखा है और वो बहुत नया कंसेप्ट है और मैं बहुत अच्छे से, वो भी जैसे कि रमाई का गाना इतना अच्छे से लोगों को पसंद है, वो स्टाइल का मतलब वो थोड़ा राष्ट्रीय लेवल पे लोग सुने उसको अच्छे से, तो वो स्टाइल का गाना मैं बना रही बाबा साहब का। लेकिन वैसे गाना, हिंदी गाना तो मेरा, मराठी गाने मेरे बहुत है, हिंदी गाना मैं गाना चाहूँगी। अपना एक गाना है, भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, गाना चाहूँगी मैं। भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो। अरे भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो। क्यों करते हो सलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। तो ये जब आप गाने गाती हैं, और जैसे पहले क्योंकि आप प्रोफेसर रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो सुनते हैं तो बहुत प्रभावित होते होंगे आपसे? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब मुझे कुछ स्टूडेंट्स, कल भी एक स्टूडेंट्स राजस्थान से आके मिल के गया स्पेशली। वो बोला मैम मैं आपको स्पेशली मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं भी गाता हूँ और मैं बहुत इंस्पायर हो गई हूँ आपसे। और बहुत सारे स्टूडेंट हर वीक कोई ना कोई मुझे मिलने के लिए आता है। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो भी मुझे कांटेक्ट करते, फ़ोन करते, मैसेजेस करते कि मैडम ये कब हुआ, कैसे हुआ। और बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग आपसे बहुत इंस्पायर हो गए हैं। ऐसे मुझे बहुत मैसेजेस आते स्टूडेंट लोगों के आजकल, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये एक और सच्चाई है क्योंकि प्रोफेशन आपके पास ऑलरेडी है, आप परिवार भी होता है, पीछे महिलाओं को सब कुछ देखना होता है। इतना सब कुछ करते हुए फिर सिंगिंग में आना और गाने लिखना, उसको समय देना, और फिर उन गानों को क्योंकि आप खुद से डालती भी हैं, तो ये पूरा समय अलग से देना पड़ता होगा आपको अपने प्रोफेशन के अलावा, तो उसमें भी अलग से समय लगता होगा। वो कैसे मैनेज करती हैं? एक्चुअली मैं यहाँ से मेरे कॉलेज तक मुझे 1.5 घंटे का समय लगता है ट्रैवलिंग में, तो मतलब आना जाना मेरा 3 घंटे का समय जाता है। तो वो 3 घंटा मैं पूरा यूटिलाइज कर लेती हूँ फुल। मैं उस मतलब थोड़ा सा किसी से बात कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज़ मैं फुल गाने सुनती हूँ। और लिखती भी मैं ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वो टाइम पे मैं लिखती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, या तो कभी घर में टाइम मिला तो, लेकिन मैक्सिमम जो भी मैंने गाने लिखे मैंने ट्रेन में लिखे हैं, तो वो मैं टाइम यूज़ करती हूँ। और माननीय कांसीराम साहब का एक कोट है कि जिनके मतलब अगर तुम्हारे दिल में अगर तमन्ना हो तो रास्ते निकल आते हैं, वरना बहाने निकल आते हैं। तो ये कोट मैं हमेशा बार बार मेरे दिमाग में लाती हूँ कि मुझे करना है तो क्यों ना मैं टाइम निकालूँ, थोड़ी सी नींद क्यों ना मैं कम कर सकती हूँ, तो खाली नींद ही कम कर सकती हूँ, बाकी की चीज़ें तो मैं कुछ एडजस्ट नहीं कर सकती। फैमिली को देखना है, कॉलेज देखना है, फिर बाकी के बहुत सारी चीज़ें देखने की रहती है। तो बस खाली करना है, मोमेंट से जोड़ना है और कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन। बाबा साहब ने यहाँ तक इतने सारा मतलब बहुत संघर्ष करके हम लोगों को स्वाभिमान का जीना दिया है, इतना समानता लाने की कोशिश की है, तो मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उनका सामाजिक कार्य में अगर दूँ तो एक खुशी की बात है। मतलब मैं खुशी करती हूँ ये सारी चीज़ें। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगी? बाबा साहेब की जयंती भी है इस उपलक्ष्य में। बाबा साहब के जयंती पर मैं सबको बोलना चाहूँगी कि बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत कठिनाई से और बहुत संघर्ष करके हमारे देश के तमाम पिछड़ों को नहीं, बहुजनों को नहीं, समस्त महिला वर्गों को भी समानता का अधिकार देने की दिलाया है। संविधान के थ्रू एवरीवन इज़ इक्वल। एंड हम जो स्वाभिमान का जीना जी रहे हैं आज, सिर्फ बाबा साहब की वजह से जी रहे हैं। हम बोलते हैं कि हम जो भी है आज व्हाटएवर, जो भी अच्छा लाइफ जी रहे, पढ़ा रहे, बात कर पा रहे, मैं गा पा रही हूँ, वो सिर्फ एंड सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। तो बाबा साहब के विचार मैक्सिमम आत्मसात करें और उस विचारों को खाली मतलब उस विचारों पे चिंतन करें, मनन करें
और हमारे सोसाइटी, हमारा समाज कैसे आगे जाए उस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और इस साल की भीम जयंती एकदम बड़े धूमधाम से मनाए, क्योंकि 2 साल से भीम जयंती नहीं मनाई थी। और हमेशा एक नारा ये महाराष्ट्र में गूंजता है कि खाली मतलब बाबा साहब के विचार पढ़ो, ना कि नाचो वगैरह। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे भी, हम गाएंगे भी, हम नाचेंगे और पूरे 2 साल की कसर हम निकालेंगे इस बार और बड़ी धूमधाम से भीम जयंती मनाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो सॉन्ग रिलीज़ किया आपने, मेरी माँ रमाई, उससे ज़्यादा प्यार मिले जब आप और गाने लिखें, लोग इसी तरह आपको पसंद करते रहें। और आपके जो गाने हैं इतने इंस्पायरिंग हैं, उनके पीछे जो एक एक शब्द है इतने महत्वपूर्ण हैं, लोग उनको समझें ऐसे ही और आपको ऐसे ही प्यार मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।